नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, मुझे याद नहीं पड़ता, 28 साल तो मुझे भी पत्रकारिता करते हो गए हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी विधानसभा चुनाव में समूचे विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया हो, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। जम्मू कश्मीर की बात नहीं मैं कर रहा, वहां पर हुआ। बाकी मैंने कहीं नहीं देखा जहां स्थितियां सामान्य है और वहां समूचे विपक्ष ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे लगता है कि जो चुनाव आयोग, निष्पक्ष चुनाव कराना जिसकी जिम्मेदारी है, वो चुनाव आयोग देश की सत्तारूढ़ पार्टी की, प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी की कठपुतली बन के रह गया है। लेकिन ये आशंका प्रबल होती जा रही है और ये आशंका बिहार में बढ़ती जा रही है। बिहार में जिस तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग अड़ गया है, सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहा, आधार कार्ड को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, अपने पुराने ढर्रे पर ही अड़ा हुआ है और रोज नित नए आंकड़े दे रहा है। उस आंकड़े के हिसाब से तकरीबन 50 से लेकर 70 लाख के आसपास वोट कट सकते हैं। इसको लेकर विपक्ष एकदम अब वो कह रहा है कि हमारा जो सब्र का पैमाना है वो छलकने वाला है, क्योंकि जो महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरह से वहां चुनाव चोरी किया गया, वो राहुल गांधी ने उसके पूरे सबूत दिए। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे। अब उसका उल्टा बिहार में ये कर रहे हैं कि बिहार में वोट काटे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में वोट जोड़े गए, फर्जी वोट जोड़े गए, बिहार में काटे जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक व शुबा है ही नहीं कि वोट किसके कटेंगे। अब इसको लेकर सब्र का पैमाना पूरी तरह से लबालब हो चुका है विपक्ष का, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, सब। और अब ये दोनों पार्टियां ये कहने लगी हैं कि हम मजबूर हैं कि हमें चुनाव का बहिष्कार करना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी सीधा चुनाव आयोग को चेतावनी तक देने पर उतर आए। बहिष्कार को लेकर जो चर्चा है भाई, जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन is not functioning as the election commission of India. Today they made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. कर्नाटका की Yes. And this is one thing, right? Voter deletion. Voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. अब बिहार में अगर चुनाव बहिष्कार होता है, विपक्ष बहिष्कार करता है,
तो इसका क्या असर होगा? क्या बीजेपी यही चाहती है कि विपक्ष इस कदम को उठाए ताकि इसके जरिए आराम से सत्ता हासिल हो जाए, फिर इसी फॉर्मूले को पश्चिम बंगाल में भी रिपीट करें? क्योंकि पश्चिम बंगाल को भी चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखी है कि वहां का जो राज्य चुनाव आयोग है उसे स्वतंत्र किया जाए, उसे राज्य सरकार के अधीन रिपोर्टिंग को ना रखा जाए, उससे आजाद किया जाए। तो इसका मतलब तो यही है कि अब ये एसआईआर का अगला निशाना पश्चिम बंगाल है। वहां तो ममता बनर्जी सत्ता में है, ममता बनर्जी कैसे बहिष्कार कर सकती है चुनाव की? लेकिन ये सरकार कुछ भी कर सकती है, मजबूर करने के लिए हर हथकंडे अपना सकती है। तो क्या इन सब के जरिए वन नेशन वन इलेक्शन जैसा एक अपना जो एजेंडा है उसको लागू करने की सोच रही है? क्या यह कुछ और है? यहां जिम्मेदारी, यहां ओनस किस पर है? यहां बदनामी किसकी होगी? चुनाव आयोग की। क्या चुनाव आयोग विपक्ष को विश्वास में ले पाएगा बिहार में कि भाई नहीं, आप चुनाव बहिष्कार मत कीजिए, कुछ समस्या का समाधान निकालेंगे, या इस एसआईआर को रोकेंगे, पुरानी जो वोटर लिस्ट है उसी पे चुनाव कराएंगे? अगर चुनाव आयोग नहीं कराता है तो मैं सच कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सब तो चले जाएंगे, ये तो राजनेता हैं, कल को रिटायर भी हो जाएंगे। मोदी जी का तो वैसे भी अब रिटायरमेंट की एज आ गई है। लेकिन चुनाव आयोग की साख पर जो बट्टा लगेगा वो कभी नहीं धुलेगा, उसका धुलना नामुमकिन हो जाएगा, जैसे कि इस वक्त ईडी की साख पर लग चुका है। ईडी की साख पूरी तरह से खत्म हो चुकी। दूसरी तरफ ये जो दर्द है, ये दर्द सिर्फ विपक्ष महसूस नहीं कर रहा, ये दर्द कहीं ना कहीं मुझे वहां सहयोगी पार्टी जेडीयू के अंदर भी दिख रहा है। कोशिश जिस तरह की भी की जा रही है, इस कोशिश में मुझे कामयाब होते तो नजर नहीं आती है सरकार, क्योंकि कोशिश तो कांग्रेस मुक्त भारत करने की भी की थी, लेकिन क्या उसमें कामयाब हुए? नहीं हुए। और जो सोच रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, मोदी जी अगर अभी भी ये सपना पाले हुए हैं तो जरा स्मृति ईरानी जी का ये एक छोटा सा बयान सुन लीजिए। आपका लाइफ में सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? पिताजी कांग्रेस से थे, हैं आज भी। पिताजी कांग्रेस से थे? पिताजी कांग्रेस महासंघी। अब स्मृति ईरानी ने एक लाइन में, इस छोटी सी लाइन में कई बातें कह दी। स्मृति ईरानी ने कहा मां संघी, पिता कांग्रेसी थे, हैं और रहेंगे नहीं बोल पाई, क्योंकि ये कांग्रेस का डीएनए है। कांग्रेस का डीएनए है कि जो एक बार कांग्रेसी हो गया वो हमेशा कांग्रेसी रहता है। जो असली कांग्रेसी, जो नकली कांग्रेसी है, वो वक्त के साथ गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, सत्ता की मलाई चाटने वाले, वो हर पार्टी में होते हैं। आज की डेट में बीजेपी ओवर क्राउडेड है। जिस दिन बीजेपी सत्ता से बाहर होगी, कांग्रेस सत्ता में आएगी, उस दिन ये सब भीड़ कांग्रेस की तरफ दौड़ाएगी, उस दिन कांग्रेस ओवर क्राउडेड लगेगी। आज जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करने के चक्कर में मोदी जी ने बीजेपी को कांग्रेस युक्त कर दिया, सत्ता बदलते ही ये खेल उल्टा हो जाएगा, फिर बीजेपी युक्त कांग्रेस नजर आने लगेगी। क्योंकि ये जो सत्ता के लालच में इधर उधर दौड़ने वाले लोग हैं ना, ये हमेशा तादाद में ज्यादा ही होते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी की बात मैंने इसलिए छेड़ी कि स्मृति ईरानी की जिस बात जो उन्होंने कही पिता के बारे में, उससे एक चीज और साफ होती है कि कांग्रेस मिट नहीं सकती, जो मर्जी कोशिश कर ले, क्योंकि कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है, शाखा से चलने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस के नेता जो हैं, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का समर्थक विचारधारा की वजह से दिल से जुड़ता है, जबकि बीजेपी में शाखा के जरिए ट्रेंड करके उनका माइंड वॉश करके जुड़ा जाता है। इसलिए जिसका माइंड वॉश किया जाता है उसका माइंड तो कभी भी बदल सकता है, लेकिन जो दिल से विचारधारा से जुड़ता है वो नहीं हट सकता। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि दरअसल लड़ाई विचारधारा की है। कैडर बेस्ड पार्टी बनने की कांग्रेस को जरूरत भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप अपनी विचारधारा को स्ट्रांगली लोगों तक पहुंचा पाओ,
आपकी स्ट्रांग विचारधारा क्या है की बदौलत आज भी कांग्रेस को बुरी से बुरी हालत में 20 करोड़ के आसपास वोट मिल जाते हैं। फिर यही स्मृति ईरानी पूछती है कि मैं जानना चाहती हूं कि कांग्रेस को वोट कौन करता है, वोट कांग्रेस को कौन करता है। इस स्मृति ईरानी को अपने घर में अपने पिता से पूछ लेना चाहिए कि अगर एक इतनी पावरफुल मंत्री अपने घर के कांग्रेसी को नहीं बदल सकी तो फिर बाहर के कांग्रेसियों को कौन क्या बदलेगा। अगर स्मृति ईरानी के घर से 4 में से 1 वोट कांग्रेस को पड़ रहा है तो आप समझ ही सकते हैं ना कांग्रेस क्या है। क्या स्मृति ईरानी ये दावा कर सकती हैं कि एक कांग्रेस के घर में 4 वोट में से 3 वोट कांग्रेस को पड़े, 1 वोट बीजेपी को पड़ा, ये दावा कर सकती हैं? कतई नहीं कर सकती, क्योंकि जो कांग्रेसी घर है वो कांग्रेसी ही है, जो बदल गए वो सारे बदल गए। ऐसा नहीं है कि 3 वोट कांग्रेस के 1 वोट बीजेपी का, नहीं। लेकिन बीजेपी के अंदर अभी भी हैं कि जिनको पद चाहिए वो बदले, लेकिन जो दिल से जुड़ा वो नहीं बदले। स्मृति ईरानी के पिता इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसलिए मैं कहता हूं कि वक्त बदलता है और वक्त बदलेगा और वक्त बदलता रहता है। जो हालत अभी कांग्रेस के किसी जमाने में इससे बदतर हालत बीजेपी की थी जब 2 सीट थी। 2 सीट से बहुत तेजी से सफर करते हुए बीजेपी यहां तक पहुंची, लेकिन उसी तेजी से रिवर्स गियर में भी जाएगी। क्योंकि जब अगर आप गाड़ी चलाते हो, आप समझते हो अगर पहाड़ पे आप चढ़ रहे हो, चढ़ाई है सामने, तो आप गाड़ी का मोमेंटम एक्सीलरेटर देते हो और तेजी से ऊपर चढ़ाते हो ताकि गाड़ी फंसे ना कहीं। लेकिन जब गाड़ी ऊपर टॉप पे पहुंच जाती है तो वो उतरती भी फिर उससे डबल स्पीड से। तब उस गाड़ी को कंट्रोल करना चढ़ाने से ज्यादा मुश्किल उस वक्त कंट्रोल करना होता है। और इस वक्त जिस ड्राइवर के सहारे बीजेपी की गाड़ी चल रही है, ऊपर पहुंच चुकी है, ऊपर पहुंचते ही अब उस ड्राइवर के रिटायर होने का वक्त आ गया है। अब नीचे कौन ड्राइवर उतारेगा? कोई है ऐसा ड्राइवर जो उसकी स्पीड कंट्रोल कर पाए? गिरने की नहीं दिखता है। इसलिए स्टडी कांग्रेस जिस तरह से चल रही है वो मुझे याद दिलाता है कछुए और खरगोश की कहानी। बीजेपी नाम का खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा है आगे, लेकिन अब उसके सोने का वक्त आ गया। पीछे कछुए की स्पीड से चल रही कांग्रेस अब धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक करने से बड़ी मदद मिलती है। कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक हाथ जोड़ के गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।